हेलो फर्स्ट ईयर। पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टोक व प्रवाह चर एवं मान्यताएं। और उसमें हमने सबसे पहले स्टोक की परिभाषा, प्रवाह की परिभाषा, उसके उदाहरणों के बारे में आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आय का वृत्ताकार प्रवाह चित्र के माध्यम से बताया था। इसके साथ ही हमने एक टेबल स्टार्ट की थी, स्टॉक और प्रवाह के उदाहरण। वही हमारी कंटिन्यूस टेबल है, उसमें हम आगे पढ़ते हैं। स्टॉक में पांचवा, जैसे देश में गोदामों में अनाज की कुल मात्रा। प्रवाह में एक वर्ष की अवधि में उत्पन्न किया गया अथवा बेचे गए अनाज की मात्रा। स्टॉक में छठा उदाहरण है, किसी एक देश में मकानों, एक शहर में मकानों की कुल संख्या। प्रवाह का उदाहरण है, किसी एक शहर में एक वर्ष की अवधि में निर्मित मकानों की संख्या। स्टॉक का सातवां उदाहरण है, एक देश में रोजगार में लगे लोगों की संख्या। प्रवाह, एक देश में एक वर्ष की अवधि में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या। स्टॉक का उदाहरण है, 31 मार्च 2017 को कुल बैंक जमा। प्रवाह का उदाहरण है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2016 की अवधि के दौरान बैंक जमा। स्टॉक का एक अंतिम उदाहरण है, एक देश में कुल मुद्रा की पूर्ति। और प्रवाह है, एक वर्ष में मुद्रा में परिवर्तन। आगे जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अर्थशास्त्र की मान्यताएं, यानी अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आज आर्थिक जगत में ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्र की भी नई नई शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स, गणितीय अर्थशास्त्र यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सैद्धांतिक आर्थिक ज्ञान में वृद्धि होने से अर्थशास्त्रियों की आर्थिक घटनाओं के संदर्भ में भविष्यवाणी करने की क्षमता में भी आशातीत गुणात्मक परिवर्तन आया है। आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक विश्लेषण से अर्थशास्त्रियों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण प्राप्त होते हैं जिनसे आर्थिक घटनाओं की प्रकृति का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। आर्थिक सिद्धांत के उद्देश्य। आर्थिक सिद्धांत के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति की व्याख्या। दूसरा, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भविष्यवाणी करने की क्षमता। इसकी मान्यताएं। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री है के आशावादी परंपरादी अनुयायी नासो विलियम सीनियर ने आर्थिक सिद्धांत की 4 मान्यताएं बतलाई हैं। पहली, मनुष्य के व्यवहार संबंधी मान्यताएं, यानी न्यूनतम प्रयत्न या त्याग द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। दूसरा, भूमि में हासमान प्रतिफल लागू होना, यानी हासमान प्रतिफल से तात्पर्य है जैसे जैसे भूमि में हम अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम लगाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा उस अनुपात में फसल प्राप्त नहीं होती, यानी घटती हुई दर से प्राप्त होती है। तीसरा है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी तो जानते होंगे, लेकिन नए विद्यार्थी जान लें। अर्थशास्त्र का जनसंख्या का सिद्धांत ये है कि जनसंख्या गुणात्मक दर से बढ़ती है। गुणात्मक दर यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, लेकिन जो उत्पादन है वो संख्यात्मक दृष्टि से बढ़ता है, यानी 1, 2, 3, 4। चौथी मान्यता है सभी देशों व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की स्वतंत्रता। आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक सिद्धांत के मामलों में ज़्यादा व्यवहारिक प्रतीत होते हैं। उन्होंने मान्यताओं को 3 श्रेणी में रखा। पहला, व्यवहार संबंधी मान्यता। दूसरी, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं से संबंधित मान्यताएं।
तीसरा, अर्थव्यवस्था के साधनों से संबंधित मान्यताएं। इनका हम विस्तार से अगर हम बात करें हैं, पहली, मानव व्यवहार संबंधी मान्यताएं। व्यवहार संबंधी मान्यताओं में हम यह मान के चलते हैं प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता एवं उत्पादक रूप से विवेकशील होता है। विवेकशील यानी वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। वह अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, कम से कम पैसा खर्च करना चाहता है। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में मान्यताएं, यानी किसी भी स्थान की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों से प्रभावित होता है। यदि किसी देश में पूंजीवादी व्यवस्था है तो उससे संबंधित मान्यताओं के आधार पर चलना पड़ता है। किसी देश में साम्यवादी शासन अवस्था है तो उसकी संबंधित मान्यताओं को मानकर चलना पड़ता है। प्रजातंत्र की अलग मान्यताएं होती हैं, यानी हर तंत्र की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। जैसे अगर हम पूंजीवादी की बात करें तो वहाँ पर कीमत तंत्र लागू होता है। कीमत तंत्र से मतलब जो पैसा देने को तैयार है उसको सामान वो ही उत्पादित किया जाएगा, वो ही बेचा जाएगा। या फिर हम करें पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात करें, जिसमें क्रेता और विक्रेता यानी बेचने वाले खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वस्तु में समरूपता पाई जाती है, साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है और फर्मों के प्रवेश व बाहर जाने की स्वतंत्रता होती है। इन सब मान्यताओं को वहाँ के तंत्र के अनुसार माना जाता है। हम अगर तीसरी बात करें, विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल आदि के संदर्भ में आधारभूत मान्यताएं। विज्ञान हमें ये बताता है कि वस्तुएं नष्ट नहीं होती, हाँ, पदार्थों का रूप परिवर्तित होता है। इसी प्रकार उपभोग करने में वस्तुएं नष्ट नहीं होती, वरना उनके रूप व उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य नाशवान है, पर पदार्थों को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह मान्यता हमें अर्थशास्त्र में भी माननी पड़ती है। अगला, साम्य का विचार। साम्य का अर्थ परिवर्तन रहित स्थिति यानी संतुलन अवस्था से होता है। उपभोक्ता की दृष्टि में यह सब प्राप्त होता है जब अपनी सीमित आमदनी को विभिन्न वस्तुओं पर वह इस प्रकार व्यय करता है जैसे प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान हो जाए। MUX यानी X वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, MUY यानी Y वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, जो यानी X, Y और N तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। यही बात उत्पादक पर भी लागू होती है। अतः सीमित साधनों से वे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करता है। पांचवा है स्थिर अवस्था अर्थव्यवस्था की मान्यता। स्थिर अर्थव्यवस्था में तकनीकी तथा साधनों की मात्रा को दिया हुआ या स्थिर मानकर चला जाता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक प्रायोगिक अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन, तकनीक आदि सभी को परिवर्तनशील माना जाता है। सामान्यतः अधिकतर आर्थिक सिद्धांतों के निर्माण में गतिहीन या स्थिर अवस्था को मानकर चलते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक। पहला, उपभोक्ता का उद्देश्य फलन क्या है। दूसरा, उपभोक्ता के समक्ष कौन सी कठिनाई रहती है। तीसरा, कठिनाइयों व उद्देश्य फलन को देखते हुए उपभोक्ता को किस प्रकार का निर्णय करना चाहिए। अगर हम विस्तार से व्याख्या करें, उद्देश्य फलन, प्रत्येक उपभोक्ता का अपना एक
उद्देश्य होता है सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। प्रतिबंध क्या होता है? उपभोक्ता की आय सीमित होती है, उन्हीं को वो इस प्रकार उपभोग करना चाहता है जिनमें कीमतें दी हुई हों, अर्थात वह उनको परिवर्तित नहीं कर सकता हो। निर्णय प्रक्रिया अधिकतम संतुष्टि के उद्देश्य से वह सीमित आय व उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर यदि एक उपभोक्ता उपयोगिता विश्लेषण, उदासीनता वक्र विश्लेषण तथा प्रकट अधिमान सिद्धांत के अनुसार चले तो वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और प्रयुक्त सभी सिद्धांतों की कुछ मान्यताएं होती हैं। उन मान्यता के रहते हुए वे सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार का सही तरह से प्रकट करते हैं। यह सिद्धांत, यह नियम तभी लागू होते हैं जब अन्य बातें समान हो। यानी ये कुछ मान्यताएं हैं। पहला, उपभोक्ता की उपभोग की जाने वाली वस्तु गुण व मात्रा की दृष्टि से समान हो। दूसरा, उपभोग में निरंतरता बनी रहे। तीसरा, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य स्थिर होना चाहिए। चौथा, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर रहे। पांचवा, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। छठा, उपभोक्ता की आय स्थिर हो। सातवां, उपभोग की रुचि, उपभोक्ता की रुचि, पसंदगी, आदत, स्वभाव, फैशन आदि भी स्थिर हो। अब हम मांग के नियम की बात करें। मांग का नियम क्या है? अन्य बातें के समान रहने पर वस्तु की मात्रा तथा कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उसको ज़्यादा खरीदते हैं और अधिक होने पर यानी कीमत अधिक होने पर उसको कम खरीदते हैं। यानी वस्तु की कीमत व मांग की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये तब होता है जब निम्न बातें समान हो, ये स्थिर हो। पहला, उपभोक्ता की आय स्थिर हो। दूसरा, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतें स्थिर हो। तीसरा, पूरक वस्तु की कीमतें स्थिर हों। चौथा, जनसंख्या स्थिर हो। पांचवा, उपभोक्ता की रुचि, पसंदगी, आदत आदि भी स्थिर हो। उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक, अगर हम बात करें तो इसमें प्रभावित यानी एक विवेकशील उत्पादक के व्यवहार के अध्ययन के लिए 3 प्रश्नों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, उद्देश्य फलन, यानी उद्देश्य क्या है? एक विवेकशील उत्पादक अपने सीमित साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। दूसरा, प्रतिबंध या कठिनाई, यानी उसके पास व्यय करने के साधन बिल्कुल सीमित हैं। तीसरा, निर्णय प्रक्रिया, यानी उद्देश्य फलन व प्रतिबंधों को देखते हुए एक उत्पादक न्यूनतम लागत सहयोग को प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। यह तभी संभव है जब उपभोग किए जाने वाले साधन या कुल परिव्यय, उपभोग किए जाने वाले साधनों की कीमतें, वस्तुओं की मांग जिसमें उस साधन का उपयोग हो रहा है। चौथा, तकनीकी ज्ञान। पांचवा, साधन बाजार की दशा। छठा, साधनों की गतिशीलता। और सातवां, साधनों की सौदाकारी शक्ति। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक विश्लेषण में आधारभूत मान्यताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं के आधार पर हम आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण कर विश्लेषण करते हैं।